हेलो डियर लर्नर्स। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। रिजिड बॉडीज़ पे जो लगने वाले टॉर्क होते हैं, खासकर जो रोटेशन में जो टॉर्क के हिसाब से जो पुली के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो टॉर्क से अलाइंड होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। राइट। उन प्रॉब्लम्स को कैसे किया जाए कम से कम टाइम में, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है। पहले तो मैं आपको समझा दूं कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, है ना। ये M1 मास है, ये M2 मास है, ये एक पुली है। पुली का मास हम M मान लेते हैं। राइट। पुली का भी कुछ मास होगा। देखिए बात को समझिए, जब यही सवाल एनएलएम में आता है, जब यही सवाल एनएलएम में आता है तो उसमें हम लोग दो तीन एजम्पशन लेते हैं। पहला, जो धागा है वो मासलेस है। दूसरा, पुली भी मासलेस है। तीसरा, धागा और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब पुली और धागा दोनों फ्रिक्शनलेस है। राइट। लेकिन जब यही क्वेश्चन रोटेशन में आता है तो चूंकि हमें घूमने वाला मोशन भी देखना है, तो यहाँ तो ब्लॉक्स चल रहे हैं, है ना, यहाँ तो ब्लॉक्स चल रहे हैं, है ना, लेकिन हमें चलने के साथ साथ पुली का घूमने वाले मोशन को भी एनालाइज करना है। तो अगर हमें पुली का घूमने वाला मोशन भी एनालाइज करना है तो सीधी सी बात है, यहाँ ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी आ चुका है, इसीलिए अब ये क्वेश्चन रोटेशन का बन जाता है। अब ध्यान से समझिए उसमें क्या रहेगा। उसमें पुली का मास दिया रहेगा। वहां गया था पुली मासलेस था एनएलएम में, लेकिन यहाँ पे पुली का मास होगा जो कि हमने यहाँ दिखा रखा है एम। और ऑब्वियस सी बात है, पुली घूम रहा है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। और इस बार पुली और धागे के बीच में फ्रिक्शन भी होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर तो इस पुली के ऊपर धागा स्लिप करता, और धागा अगर पुली के ऊपर स्लिप करेगा तो पुली घूमेगा क्यों। जरूर धागा और पुली के बीच में फ्रिक्शन होगा, वही फ्रिक्शन तो टॉर्क दे रहा है जिसकी वजह से हमारा पुली घूम रहा है ना। भले ही उस फ्रिक्शन के टॉर्क को हम लोग टेंशन से दिखा देते हैं, है ना, क्योंकि अगर मैं इस पे बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करूं तो आपको दिखेगा कि जो टेंशन का डिफरेंस है वही फ्रिक्शन है। यानी जो टेंशन का टॉर्क आ रहा है, टेंशन के दोनों टेंशन के जो टॉर्क है उनका डिफरेंस फ्रिक्शन के टॉर्क के बराबर है। ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इतना इन डेप्थ जाऊं। मैं आपको सिंपली वो कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं जिस कॉन्सेप्ट से आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाए, है ना। क्योंकि जब हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम ये सारी बातें देखते हैं, लेकिन अभी आपके काम की बात मैं सिखा रहा हूं जिससे आप आंसर कम से कम टाइम में सही आंसर निकाल पाए। ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। तो मैं यही कह रहा था कि एनएलएम में कुछ एजम्पशन थे। धागा मासलेस है, पुली मासलेस है, और धागे और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ क्या है एजम्पशन, यहाँ भी धागा मासलेस है। ज्यादा तेज नहीं बनना है। ये नहीं कि सर सारे एजम्पशन को नो नो लगा के हम याद कर लेंगे, नहीं नहीं। धागा यहाँ भी मासलेस है, लेकिन यहाँ पुली मासलेस नहीं है, पुली घूम रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पुली का कुछ फाइनाइट मास है, पुली घूम भी रहा है, तभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से फिर अल्फा मल्टीप्लाई करके आप टॉर्क वगैरह दिखा पाएंगे, है ना। मास ही लेस होगा तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, धागा यहाँ फ्रिक्शनलेस है, लेकिन पुली का मास है और धागे और पुली के बीच में फ्रिक्शन भी है, वरना पुली घूमता नहीं, है ना। भले ही हम दिखा रहे हैं कि पुली घूम टेंशन फोर्स के टॉर्क के वजह से रहा है, लेकिन डीप विद इन ये जानना है कि जो टेंशन के फोर्स लग रहे हैं, जो टेंशन वाले फोर्सेस है, उनसे जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क फ्रिक्शन के टॉर्क के बराबर है, जो फ्रिक्शन धागा और पुली के बीच में लग रहा है। मतलब अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखे कि अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर एक्चुअल में फ्रिक्शन घुमा रहा है। वो अलग बात है कि जो फ्रिक्शन का टॉर्क है वो टेंशन के टॉर्क्स के डिफरेंस के बराबर है, इसलिए हम डायरेक्ट टेंशन रख के भी इक्वेशन बनाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। खैर एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है M1 इज ग्रेटर देन M2, तो सीधी सी बात है ये नीचे गिरेगा ये ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि सेम धागा से कनेक्टेड है ना। अब सेम धागा से कनेक्टेड है तो अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है तो इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धागा टूट नहीं रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो जिस रेट से इसकी स्पीड नीचे की तरफ बढ़ रही है उसी रेट से इसकी स्पीड ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। ज्यादा हो नहीं सकता, और कम हो गया तो धागा टूट जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, M1 इज ग्रेटर देन M2, तो इसकी एक्सेलरेशन ए है तो इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है। अब मैं पहले ट्रांसलेशन की इक्वेशंस लिख रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वेशन ट्रांसलेशन का और ये वाला इक्वेशन रोटेशन का, है ना। तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन में फोर्स देखेंगे, टॉर्क देखेंगे, फोर्स देखेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि नीचे M1G लग रहा है, ऊपर T1 लग रहा है ना। तो अगर इस ब्लॉक पे हम नेट फोर्स लिखे तो वो आ जाएगा M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। न्यूटन्स लॉ से आया ये तो, है ना। सेकेंड बॉडी पे लिखेंगे तो यहाँ T2 बड़ा होगा बेटा M2G से, तभी तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो नेट फोर्स M2G माइनस T2 मत कर देना गलती से, T2 माइनस M2G होगा। तो T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू ए। ये भी ट्रांसलेशन का इक्वेशन मैंने लिख दिया, है ना। ये ब्लॉक 1 के लिए, ये ब्लॉक 2 के लिए, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं रोटेशन का इक्वेशन लिख रहा हूँ। अब ध्यान से समझना, अगर इस पुली को ध्यान से देखा जाए, है ना, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ आपके और क्लैरिटी के लिए। अगर इस पुली को ध्यान से देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे जो धागा है
यहाँ पे फोर्स T1 लगा रहा है और यहाँ पे जो धागा है यहाँ फोर्स T2 लगा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है, आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर आज तक तो हमें ये बोला जाता था कि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है, अब यहाँ आप टेंशन कुछ और यहाँ टेंशन कुछ और दिखा रहे हैं जबकि धागा सेम है। हाँ बिल्कुल ऐसा होता था कि सेम धागा में सेम टेंशन होता था, लेकिन सिर्फ NLM तक। NLM के बाद सेम धागा में भी अलग अलग टेंशन दिख सकता है और दिख रहा है। क्यों दिख रहा है अलग अलग टेंशन? खुद सोचो बेटा, अगर दोनों तरफ टेंशन बराबर आ जाएगा तो इस पुली पे टॉर्क कहां से आएगा? आप समझने की कोशिश करिए, अगर यहां से एक्सिस पास हो रहा है इस पुली में, मान लो यहाँ पे कील ठोक रखी है और इधर टेंशन T1 लग रहा है, इधर टेंशन T2 लग रहा है, तो ये वाला T1 इधर घुमाना चाह रहा है और ये वाला टेंशन जो T2 है वो इधर घुमाना चाह रहा है। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे और दूरी तो एक्सिस से सेम है ही, रेडियस के बराबर है ना, तो टॉर्क सेम आ जाएगा। और अगर टॉर्क सेम आ जाए, क्योंकि टॉर्क क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा, डिस्टेंस कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? फोर्स के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है ना? तो फोर्स के परपेंडिकुलर वो डिस्टेंस जो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और जहां से एक्सिस पास हो रहा है उसके बीच का डिस्टेंस फोर्स के परपेंडिकुलर वाला, वो और कुछ नहीं, रेडियस है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं कि टॉर्क क्या हो गया? T1 इंटू आर, इधर टॉर्क क्या हो जाएगा? T2 इंटू आर। तो सीधी सी बात है कि अगर T1 T2 गलती से बराबर हो गए तो टॉर्क ही बराबर हो जाएगा, और टॉर्क ही अगर बराबर हो गया तो ये पुली जो है ये घूमेगा कैसे? और अगर ये घूम ही नहीं रहा है तो ये नीचे और ये ऊपर कैसे जा रहा है? क्योंकि अब धागा पुली के ऊपर स्लिप नहीं हो रहा है। अगर NLM होता तो हम कह देते धागा पुली के ऊपर स्लिप हो रहा है, इसलिए पुली को घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ चूंकि रोटेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि पुली का अल्फा बता दीजिए, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन बता दीजिए, है ना भाई। तो सीधी सी बात है, यहाँ पुली घूम रहा है, यहाँ पुली घूम रहा है, उसका मास है, उसका कुछ फाइनाइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, धागा और पुली के बीच का फ्रिक्शन है जो फ्रिक्शन घुमा रहा है ना। भले दिखा उसको टेंशन की तरह रहे, लेकिन अंदर में फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तभी तो पुली घूम रहा है। तो पुली घूम रहा है तो T1 और T2 बराबर नहीं हो सकते हैं, ये चीज समझाना चाह रहा था मैं। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, M1G माइनस T1 M1A लिख दिया, T2 माइनस M2G M2A लिख दिया। अब हम इस पे देख रहे हैं, तो इधर का जो टॉर्क है वो T1 आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, है ना। ये इसको इधर घुमाना चाह रहा है, और इधर का जो टॉर्क है वो T2 आ रहा है, वो इसको इधर घुमाना चाह रहा है। तो T1R माइनस T2R, नेट टॉर्क इधर आ रहा है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है तो नेट टॉर्क तो इधर होना चाहिए ना, ये तो ऐसे घूमना चाहिए, है ना। तो नेट टॉर्क जो है वो क्या होना चाहिए? I अल्फा। हमें पता है कि जैसे F इज इक्वल टू एम होता है न्यूटन लॉ में, वैसे ही यहाँ पे रोटेशन में फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, मास की जगह आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन की जगह आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है यहाँ पे। आई किसका बेटा? घूमने वाले बॉडी का, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो ये मेरे को तो ये F इक्वल टू एम में ही दिख रहा है, बस घूमने वाला है तो टॉर्क की जगह फोर्स, है ना, फोर्स की जगह टॉर्क। और ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसलेशन में मास होता था, यहाँ जो काम ट्रांसलेशन में मास करता है वही काम रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो एम की जगह आई, और जो काम वहाँ एक्सेलरेशन करता है वही काम यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन करता है, क्योंकि घूमने वाली चीजें है ना, तो यहाँ अल्फा, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख दिया मैंने, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है, लेकिन आई को मैं आई नहीं लिखूंगा, यहीं पे ट्विस्ट है बेटा। देखो है तो कोई गोल ही चीज ना, तो कोई सी भी गोल चीज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा, वो मेरा लिखने का स्टाइल है बीटा एम आर स्क्वायर। अब आप सोचिएगा कि सर ये क्या बीटा है, ये बीटा कौन सी बला है? तो बेटा बीटा एम आर स्क्वायर जो है वो बेसिकली किसी भी गोल चीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा मेथड है। कैसे? एम तो मास है, कोई भी गोल चीज होगा मास तो होगा, मास तो है ही, है ना। पुलिस आर not massless, they have some mass, okay, so m is mass, r is radius, mr square आएगा ही आएगा। बीटा क्या है? कोफिशिएंट। अब आप सोच के देखिए, मान लीजिए यहाँ पे होल स्फीयर ले लेते तो बीटा का मान क्या हो जाता है? 2/3। सॉलिड स्फीयर ले लेते तो बीटा का मान क्या हो जाता है? 2/5। समझ रहे हैं? अगर यही डिस्क ले लेते हैं तो बीटा का मान क्या हो जाता है? 1/2, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2। तो अगर हम एम आर स्क्वायर को साइड फेंक दे तो हाफ ही तो होगा कोफिशिएंट या फिर गुणांक, है ना। तो जो गुणांक होगा वो बीटा है, यानी बीटा किसको दर्शा रहा है? गुणांक को दर्शा रहा है। बीटा रिप्रेजेंट्स कोफिशिएंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, बीटा हमें पता है तो हमें सब कुछ पता है ना। तो हम आई को क्या कर देंगे? बीटा एम आर स्क्वायर लिख देंगे। अब तुम बस हमें शेप बताते जाओ, रिंग है, डिस्क है, होलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तुम बस हमें शेप बताते जाओ, हम बीटा बताते जाएंगे, है कि नहीं। जैसे अगर होलो सिलेंडर होता, मान लीजिए ऐसे करके सिलेंडर होता अंदर में, है ना, सामने से सर्कल दिख रहा है, और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया, कौन सा एक्सिस? जो सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है ना। तो अगर उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया तो हमें पता है होलो सिलेंडर है तो रिंग जैसा होगा। रिंग मतलब एम आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ? 1, यानी उसके लिए बीटा क्या बन गया? 1, है ना। तो इस तरीके से हमें कोई भी शेप देगा तो हम सीधा बीटा से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम तो सीधा बीटा पे अटैक करेंगे।
खैर एनीवे T1R माइनस T2R इज इक्वल टू आई अल्फा, आई को लिख दिया मैंने बीटा एम आर स्क्वायर और अल्फा को अल्फा लिख दिया। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये आर कॉमन लेके मैं काट लूंगा, ये आर कॉमन लेके मैं काट लूंगा क्योंकि ये T1R T2R टॉर्क वाले हैं, आर डिस्टेंस है और ये आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। और चूंकि ये पुली है, पुली कोई गोल चीज ही होगी है ना, और गोल चीज है तो रेडियस डिफाइंड होगा, फिक्स होगा, तो वो रेडियस कॉमन लेके मैंने काट दिया। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर मैं ये मान रहा हूं कि धागा जो है वो पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब धागे के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और पुली के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो जस्ट इसके बगल में है वो सेम होना चाहिए। तो धागे के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो ए होगा, क्यों? क्योंकि धागा का ये पॉइंट धागे पे लाई कर रहा है और धागे का एक्सेलरेशन ए है, तो जब धागे का एक्सेलरेशन ए है तो धागे के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ए होगा। उसी के जस्ट नियर बाई जो पुली के किनारे पे पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो हमें फॉर्मूला पता है कि अगर कोई भी गोल चीज पे मोशन हो रही है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, इस पॉइंट का जो किनारे वाले पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या दिया जाएगा? वो दिया जाएगा अल्फा इंटू आर। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंट के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो दिया जाएगा ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, मतलब ए इज इक्वल टू अल्फा आर। कुल मिला के ये समझिए। तो समझिए, जो पॉइंट पुली पे है उसका एक्सेलरेशन अल्फा आर है ना, क्योंकि अल्फा एक्सेलरेशन से घूम रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है। जैसे ए होता है ट्रांसलेशन में, वैसे ही अल्फा होता है रोटेशन में, है ना। बस इतना समझिए, वहां पे वेलोसिटी बदल रहा है प्रति सेकंड, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बदल रहा है प्रति सेकंड, मतलब जहां जहां मीटर में बात हो रही थी वहां वहां एंगल में बात हो रही है, और कुछ नहीं अंतर है, बाकी सेम चीज है सब कुछ, है ना। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आर, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए, लेकिन हम कह रहे हैं कि पुली के ऊपर जो है धागा स्लिप नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन है और सफिशिएंट फ्रिक्शन है, मान के चलना है। तो इसका मतलब है कि ए और अल्फा आर बराबर रहे होंगे, तभी तो स्लिप नहीं कर रहे हैं। जिस रेट से धागे के उस पॉइंट का एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, उसी रेट से पुली का भी जो उसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट पुली पे है उसका भी एक्सेलरेशन होगा, तभी तो दोनों कनेक्टेड है, वरना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घिसने लग जाएंगे, स्लिप करने लग जाएंगे। तो इक्वल टू अल्फा आर है ना। तो अब यहाँ पे जो अल्फा आर है ना बेटा, ये अल्फा आर, एक आर तो कट ही गया और एक अल्फा आर मुझे ए दिख रहा है, तो मेरे को ये पता है क्या दिख रहा है? ये मुझे दिख रहा है अब ये मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। अल्फा आर मुझे दिख रहा है ए, तो ये बन गया बीटा एम ए। अब देखिए मेरा खेल, मैं प्लस कर रहा हूँ, आर आर कैंसिल हो ही चुका है, T1 से ये T1 गया, T2 से ये T2 गया, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल, और इधर वाले सारे जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया M1G माइनस M2G। बहुत शानदार टेक्निक है क्वेश्चन को करने का, बस देखते रहिएगा। M1A प्लस M2A, M1A प्लस M2A, और एक ये भी तो है बीटा एम ए, बीटा एम ए। याद रखिए बच्चों, यहाँ पे M1 और M2 जो है वो ब्लॉक्स के मास है, और जो M है जिसके नीचे कुछ भी मैंने नहीं लिखा है सब्सक्रिप्ट, वो M पुली का मास है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, यहां से हम बोल सकते हैं क्या, अगर हम ए कॉमन लेके इसको भेज दें यहाँ, तो यहाँ से हमें सीधा सीधा एक रिजल्ट, बहुत शानदार रिजल्ट आते हुए दिख रहा है, M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस बीटा M। अब आपके दिमाग में यहाँ पे क्लिक करेगा कि सर ये जान के हम लोग क्या करें, ये कैसी ट्रिक हुई, इसका क्या करेंगे? इसका ये होगा बेटा कि अगर आप मेरा इसी सीरीज में एनएलएम वाला ट्रिक जाके देखिएगा तो उसमें आपको एक बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगी। शानदार रिजल्ट क्या है कि इधर M1G है, इधर M2G है, और M1G माइनस M2G नेट फोर्स होता है, और नेट फोर्स बाय टोटल मास एक्सेलरेशन होता है। इसको मैं ऐसे भी बोलता हूँ कि M1G मम्मी ने दिया है, M2G खर्च हुआ है, तो जो नेट बचा फोर्स वो M1G माइनस M2G और डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये A हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो सीधी सी बात है, M1G माइनस M2G बाई M1 प्लस M2 कर देने से एक्सेलरेशन आ जाता है हमारा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? है ना। कुछ नहीं करना, यहाँ का फोर्स देखो, बिल्कुल एंड का फोर्स देखो, M1G माइनस M2G डिवाइडेड बाई टोटल मास M1 प्लस M2 करो, सीधे एक्सेलरेशन आपका आ जाता है ए। वही काम तो यहाँ भी कर रहे हैं। अरे मैं एनएलएम ही पढ़ा रहा हूँ। अरे सर आप टॉपिक का नाम टॉर्क लिख के रोटेशन पढ़ा रहे थे, एनएलएम में कैसे चले गए? ऐसे चले गए कि मेरे लिए आज भी मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, M1G माइनस M2G, M1G में से M2G घटाया है और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 किया है। बस फर्क यह है कि अब पुली भी घूम रहा है, तो पुली का घूमने के वजह से M1 प्लस M2 के साथ साथ पुली को भी कंसीडर करना पड़ेगा, पुली के भी मूवमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। बस ये अलग बात है कि पुली चल नहीं रहा है, पुली घूम रहा है, तो यहाँ पे एक बीटा एम का फैक्टर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो यहाँ पे एक बीटा एम का फैक्टर आ जाएगा, और ये बीटा क्या है?
ये कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो एमआर स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक है वही तो है बीटा। मतलब ये एक तरीके से घूमना दर्शा रहा है। और कौन घूम रहा है? तो एम मास का पुली घूम रहा है, तो बीटा एम मल्टीप्लाई करके रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। अब आप जैसे इससे क्वेश्चन देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये सवाल है अपना, है ना। ऐसा सवाल एनएलएम में भी हमने किया है। आप जाके इसी सीरीज में देख सकते हैं, फिजिक्स बिना पेन के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देखिएगा। एनएलएम में मैंने बहुत तरीके से इस चीज़ को समझाया, देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहेंगे, है ना। तो आप सिंपल सी बात समझिए, नीचे क्या लग रहा है बेटा? आप अगर ध्यान से देखें तो नीचे क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है आपका M2G। और यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ लग रहा है M1G। मत लिख देना भाई, M1G इधर लग रहा है, इधर M1G cos थीटा, इधर M1G sin थीटा, है ना। आशा करती इस लेवल पे आके ये सब चीज़ें नहीं समझानी पड़ेंगी आपको, है ना। इंक्लाइन के पैरेलल वाला साइन हो जाता अगर ये एंगल थीटा है तो, है ना। तो M1G sin थीटा। अब अगर ये एनएलएम का सवाल होता तो आप एक्सेलरेशन कैसे लिखते? अच्छा, जो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा वही इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। मैं मान के चल रहा हूँ M2G जो है M1G sin थीटा से बड़ा है, इसलिए एक्सेलरेशन इधर मान रहा हूँ। अगर M1G sin थीटा M2G से बड़ा होता तो इधर मानते। खैर कोई बात नहीं, अगर गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर, और क्या। आप तो सीधी सी बात है, जब डेटा देखेगा तभी आपको समझ में आ जाएगी ये वाला फोर्स अगर ये वाले फोर्स से कम है तो इधर जाएगा, अन्यथा ये वाला बड़ा है तो उधर जाएगा, है ना। ठीक है, खैर एनीवे मैं मान के चल रहा हूँ M2G M1G sin थीटा से बड़ा है ना। तो M2G माइनस M1G sin थीटा, है ना भाई। M2G माइनस M1G sin थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1। सर ये तो लग रहा है एनएलएम पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा एनएलएम ही पढ़ रहा है। अच्छा, जो एक्सेलेशन इसका है वो इधर ही एक्सेलेशन इसका भी, क्योंकि सेम धागे से कनेक्टेड है। बस अंतर इतना है कि भैया यहाँ पे पुली मासलेस नहीं है। एनएलएम में याद करिए ये पुली मासलेस होता था, धागा तो वहां भी मासलेस है यहाँ भी मासलेस है। पुली मासलेस होता था और ये पुली और धागे के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता था, जिसकी वजह से ये पुली घूमता नहीं था। धागा जो है पुली को घुमाता नहीं था, पुली के ऊपर धागा स्लिप करता था। बट यहाँ पे धागा स्लिप नहीं कर रहा है, धागा पुली को घुमा रहा है, टॉर्क लग रहा है ना। तो बस यहाँ पे ये है कि ये रोटेशन का भी प्रॉब्लम बन चुका है सर। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, डिस्क देखा ना, डिस्क देखते ही बीटा क्लिक हो जाना चाहिए हाफ। और मास ऑफ पुली MP दे रखा है ना, वो दिया रहेगा 4 kg 2 kg जो भी होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, हाफ इंटू MP कर देना है, ठीक है। बस हो गया आंसर, दैट्स इट। मतलब देखते ही सीधे आंसर। अब यहाँ पे एक बेटा बहुत अच्छा ट्रैप है। अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर? भाई अगर आप इस मेथड से इस सवाल को करते, प्रॉपर नेट फोर्स का इक्वेशन लिखते, प्रॉपर नेट टॉर्क का इक्वेशन लिखते, तो जनरली नीट के बच्चे जो होते हैं जिनका मैथ्स उतना बढ़िया नहीं होता है या मैथ्स से उनको एक डर होता है, वो जैसे ही देखेंगे कि कभी अगर ऐसा सवाल आ गया जहां रेडियस नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे रेडियस दे रखा है, आप ध्यान से देखिए, बट अगर रेडियस नहीं दिया हुआ है तो वो घबरा जाते कि अरे इस इक्वेशन में, जब इस इक्वेशन से प्रॉब्लम को कर रहे हैं तो रेडियस तो काम आ रहा है, रेडियस तो चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए भी रेडियस चाहिए, है ना, अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो। लेकिन सवाल में तो रेडियस दे ही नहीं रखा है, तो उनको लगता है डेटा इनसफिशिएंट है, या फिर जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम कुछ फंडामेंटल वे में गलती कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट की गलती कर रहे हैं, या फिर हमें कोई चीज़ नहीं याद आ रही, हम मिस कर रहे हैं, और यहीं से कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाता है ना, कि भाई रेडियस नहीं दिया हुआ है तो कैसे सवाल सॉल्व होगा, यहाँ पे तो रेडियस आ रहा है ना। अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी बाद में उसको कटना ही है। अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, अगर आप यहाँ वाला एक्सप्रेशन देखिए तो यहाँ कहाँ है रेडियस का, तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि रेडियस एक वक्त एक तो कट ही रहा है, दूसरा जो है वो यहाँ से अल्फा आर में ए अकोमोडेट हो जा रहा है, क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द थ्रेड एंड द पुली, है ना। ये मान के चल रहे हैं हम, इनफैक्ट बताया भी रहता है ये, है ना, नहीं भी बता रहे तो मान लेना, ठीक है। तो स्पेशली नीट के सवालों के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, है ना। सीधी सी बात है, M2G माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1 प्लस हाफ MP। तो कल को अगर रेडियस नहीं भी दिया रहे ना तो घबराना नहीं, क्यों? क्योंकि हमको तो बीटा और M देखना है। हमें तो तुम इतना बताओ कि डिस्क है, रिंग है, स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है। अगर हॉलो स्फेयर है तो 2/3, सॉलिड है तो 2/5, बीटा पकड़ना है बस। डिस्क है तो हाफ, रिंग है तो 1, हॉलो सिलेंडर है तो रिंग जैसा 1, अगर सॉलिड सिलेंडर है तो डिस्क जैसा हाफ। हमें तो सिर्फ ये पकड़ना है, तो जैसे ही ये पकड़ेंगे सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये सवाल देखिए, इस सवाल में क्या किया है कि एक सिलेंडर है, सॉलिड ही मान लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर मान लेते हैं, है ना। मास ऑफ पुली दिया है, मान लीजिए रेडियस नहीं दिया, मान लीजिए रेडियस नहीं दिया, तो क्या सवाल नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने धागा लपेट दिया, है ना। पतंग उड़ाते समय लटाई होता है ना, लटाई पे धागा लपेटा ऐसा होता है, तो धागा लपेटा हुआ है और उसका एक एंड जो है
उस एक एंड पे मास m लटका हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मास नीचे जाएगा और ये घूमने लग जाएगा। आप इमेजिन करिए क्या होगा, ये मास नीचे जाएगा और ये नीचे घूमने लग जाए, इस तरीके का कुछ होगा, है ना। ये तो नहीं घूमेगा, सॉरी, इस तरीके से होगा, इस तरीके से। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे में क्या करेंगे सर, हमने बोला कुछ नहीं, ये सवाल सुनो, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल मेरे लिए सेम है। तो क्या बात कर रहे हो, इसमें दोनों तरफ से लटका हुआ, इधर एक तरफ से लटका हुआ, एग्जैक्टली दोनों तरफ से लटका हुआ होता तो m1 के साथ यहाँ m2 भी आता, m2 नहीं है तो कुछ नहीं करना है, इधर तो हो गया mg और इधर वाला फोर्स हो गया 0। अब हम क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन यार, mg माइनस 0, mg माइनस 0 अपॉन m प्लस m, तो इधर का m तो है ही नहीं सर, m1 प्लस m2 लिख रहा हूं भाई, अरे m1g माइनस m2g, तो m2 तो है ही नहीं, तो m2 को 0 रख दो, तो 0 इंटू जी 0, समझे। तो m1g मतलब mg माइनस 0 अपॉन m प्लस 0 m2, है ना, प्लस बीटा m। बीटा क्या है हमें पता रखा है, डिस्क है, डिस्क है हमें पता है ना, या सॉलिड सिलेंडर है ये पता है, तो सॉलिड सिलेंडर बेलन जैसा सॉलिड सिलेंडर मान लो, सॉलिड सिलेंडर तो कोई दिक्कत नहीं है, बीटा बीटा सीधा हाफ आ गया और मास ऑफ पुली mp, बात खत्म। तो आंसर क्या आ गया, mg बाई m प्लस हाफ mp, सीधे वैल्यू रखे आंसर आ जाए। इस तरीके से आप लोग बहुत बहुत जल्दी क्वेश्चंस को निपटा सकते हो, जहां आपको इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं या इतना आदमी बच्चे सवाल को देखते तो वहां आप इस सवाल को बहुत जल्दी में निपटा सकते हो, है ना। ठीक है, फिर एक और ऐसा सवाल होता है जिसमें ये पार्ट नहीं होता है ना, सिर्फ ये होता है, आप देखिएगा ऐसे जाके आपको मिल जाएंगे सवाल, ऐसा है इस पे धागा लपेटा और ये है, तो इस केस में क्या करेंगे, m1g sin थीटा माइनस 0 अपॉन m1 प्लस 0, इधर कोई मास नहीं, प्लस बीटा mp, है ना। तो किसी भी सवाल को आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपके अगर फंडामेंटल क्लियर है तो। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप इट्स हेल्पफुल। प्लीज आप इस सीरीज को फॉलो करिए, आपको बहुत सारे बेनिफिशियल चीजें मिलेंगी। थैंक यू।